वक्त का पहिया कैसे घूम गया पता ही नहीं चला। देखते ही देखते आज सरला जी एक 50 वर्षीय महिला थी। दो बेटे, एक बेटी और नाती पोतों से भरा पूरा परिवार। उनके दोनों बेटों का विवाह हो गया और वो अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक जीवन बिता रही हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी रीमा दिल्ली में पढ़ रही है। उनका बड़ा बेटा रोहन मुंबई में बड़ी कंपनी में चेयरमैन है। उनके छोटे बेटे मोहित ने अपने पिताजी के बिजनेस को ज्वाइन किया था। उनके देहांत के बाद उसने बिजनेस टेक ओवर किया और आज सफलतापूर्वक बिजनेस चला रहा है। सरला जी मोहित के परिवार के साथ बेंगलोर में रहती हैं। उसकी पत्नी नैना एक फैशन डिज़ाइनर है। मोहित की बेटी जिया भी 3 साल की है। वो हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहती है। आज सुबह से ही उनके घर में बड़ी चहल पहल है क्योंकि रोहन का बेटा ईशान गर्मी की छुट्टियों में बेंगलोर आ रहा है। वो 13 साल का है। वो पहली बार अकेला आ रहा है। उन्होंने सुबह से ही उसकी मनपसंद चीज़ें बनवाना शुरू कर दिया। ईशान भी अपनी दादी माँ से मिलने के लिए उत्साहित है क्योंकि मॉम डैड दोनों ही वर्किंग हैं। उनको ईशान के पास बैठकर बात करने के लिए समय नहीं न मिलता, इसलिए वो अपनी सारी बातें अपनी दादी माँ से फ़ोन पर ही शेयर करता है। उसके और उसके दोस्तों के बारे में जितना सरला जी जानती हैं उतना उसके माँ बाप भी नहीं जानते। ईशान ने घर पहुंचते ही अपनी दादी माँ को गले लगा लिया और कहा, हाय दादी माँ, कैसी हो आप? रेखा जी ने कहा, एज ऑलवेज गुड। फिर दोनों ने बहुत सारी बातें की। सरला भी उससे उसके स्कूल और दोस्तों के बारे में पूछती है। ईशान ने कहा, जी बिल्कुल। उसने अपना फेसबुक अकाउंट खोला और एक दोस्त का प्रोफाइल खोला और कहा, देखिए दादी माँ, ये मेरी नई दोस्त छवि है। ये यही रहती है। रेखा ने छवि की डीपी देखी और उसे किसी की याद आ गई। दिल्ली गया था? रेखा ने कहा, हाँ, और तुमने ये भी बताया था कि तुमने किसी लड़की को एक्सीडेंट से बचाया था। तो क्या छवि ही वो लड़की है? ईशान ने कहा, हाँ माँ। उसके बाद उसने मुझे थैंक्स कहा और चली गई। मैंने भी सोचा कि भाई रात गई और बात गई, लेकिन कल ही उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मैंने भी तुरंत एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझे बेंगलोर में भी दोस्तों की आवश्यकता होगी। उससे दोस्ती मतलब उसके सारे दोस्त भी मेरे दोस्त हुए। सरला जी ने कहा, तुम आजकल के बच्चे भी ना एकदम बिंदास होते हो। एक बार मिले और दोस्त बन जाते हो। फिर सोचकर कहा, इसकी प्रोफाइल में से इसकी पिक्स दिखा। ईशान ने कहा, अरे वाह दादी माँ, अभी तो आजकल के बच्चों को कोस रही थी और अब खुद ही छवि से मिले बिना ही उसके बारे में जानना चाहती हो। सरला जी ने कहा, ना जाने क्यों मुझे इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। वो मन ही मन में सोच रही हैं कि कहीं छवि सुधीर की बेटी या पोती तो नहीं। ईशान ने कहा, ठीक है दादी माँ, देखिए छवि के पिक्स। देखते समय उनकी नजर एक पिक पर ठहर गई। उसमें छवि सुधीर के ही साथ है। सुधीर को देखकर उनका दिल धक से रह गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़ी सफाई से आंसू को साफ करते हुए पूछा, ईशान, ये छवि के साथ कौन है? ईशान ने कहा, दादी, छवि के कैप्शन में लिखा है कि मी एंड माय फादर। सरला जी के चेहरे पर एक अनजानी खुशी का भाव दिखाई देता है। ईशान ने भी इस भाव को पढ़ लिया था। ईशान ने पूछा, दादी माँ, आप इन्हें पहचानती हैं क्या? सरला जी ने कहा, हाँ, छवि के पापा सुधीर जी मेरे पिताजी के घर के पास ही रहते थे। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ईशान ने कहा, वाह दादी माँ, इसका मतलब छवि के पापा आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है? सरला जी ने कहा, हाँ ईशान। फिर ईशान ने कहा, तो माँ, हम उनसे मिलने चलते हैं ना? आप सुधीर अंकल से मिल लेना और मैं छवि से मिलकर उसके और दोस्तों से मिलने का प्लान कर लूँगा। सरला जी ने कहा, नहीं ईशु, इतने सालों बाद अचानक मिलना अच्छा नहीं लगेगा। तुम छवि से मिल लो, तुम्हारी तो कुछ दिनों पहले ही दोस्ती है। ईशान ने आगे कुछ भी नहीं कहा। वो छवि से चैटिंग करने लगता है। सरला जी अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में वो आराम कुर्सी पर बैठ जाती हैं। उनका दिल बहुत ही उद्वेलित हो रहा है। उसमें दो भाव एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक भाव बहुत ही खुशी का है क्योंकि आज 35 साल बाद उनका प्यार उनके नज़दीक आ गया है, और दूसरा भाव गम और अवसाद का
क्योंकि वो आज भी अपने प्यार को अपना नहीं कह सकती। वो पुरानी यादों में खो गई। उस समय वो मात्र 14 साल की थी। तब सुधीर अपने भाई बहन के साथ उनके सर्वेंट क्वार्टर में रहने आया था। उसके बाबा उनके बंगले के चौकीदार थे। सुधीर और उसके भाई बहन गांव में अपनी माँ के साथ रहते थे। एक दिन सुधीर की माँ का स्वर्गवास हो गया और परिवार वालों ने उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। तब उसके बाबा ने सरला की दादाजी से अपने बच्चों के लिए सिर छिपाने के लिए जगह मांगी। दादाजी ने तुरंत उन्हें एक सर्विस क्वार्टर देकर उनके रहने की व्यवस्था करवा दी थी। सुधीर के बाबा दादाजी के इस एहसानमंद हो गए थे। उस समय पिताजी सरकारी अस्पताल में बड़े और नामी सर्जन थे, पर सरला को भी बहुत पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो उसे अकेले स्कूल नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उनके काका जी खानदानी दुश्मनी के कारण उसका अपहरण करने की कई कोशिश कर चुके थे। ऐसे में सुधीर एक फरिश्ते की तरह सरला की जिंदगी में दाखिल हुआ। दादाजी ने सुधीर को सरला का बॉडीगार्ड बना लिया, लेकिन स्कूल में उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। ये सोचकर दादाजी ने सुधीर का दाखिला सरला की ही क्लास में करा दिया। अब सुधीर और सरला एक साथ जाते थे, लेकिन उसके बाद बाबा ने उसे दादाजी के सामने कुछ भी नहीं बोलने दिया। सरला और सुधीर एक ही कक्षा में पढ़ने लगे थे। सुधीर का काम सरला का ध्यान रखना होता था। उसने अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया, लेकिन न जाने कब वो बॉडीगार्ड से सरला के दिल की धड़कन बन गया। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। सुधीर और सरला एक दूसरे से प्रेम करने लगे। वो दोनों दो जिस्म एक जान हो गए। अचानक एक दिन दादाजी को सरला की सगाई अपने दोस्त के पोते राजीव से करने की घोषणा कर दी, क्योंकि राजीव के बाबूजी ने ही सरला की पढ़ाई पूरी करने के लिए जिम्मेदारी ली थी। ये सुनकर सरला के जिस्म से जान बाहर आने के लिए आतुर हो गई। वो सुधीर से मिलने के लिए गई। सुधीर को भी ये समाचार मिल गया था। सरला सुधीर के सीने से लगकर बहुत रोई और उससे कहीं दूर चलने के लिए कहा। सुधीर ने इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से उनके परिवार की बहुत बदनामी होगी और वो कभी नहीं चाहता था कि उसके आश्रयदाता का सिर उसके कारण शर्म से झुक जाए। सुधीर ने सरला को अपने सिर की कसम देकर हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया। सरला सुधीर की कसम से बंधी राजीव से विवाह करके बेंगलोर आ गई। ऐसा कहते हैं कि प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, लेकिन सरला को अपने पति राजीव से दोबारा हुआ। उसके प्यार ने सुधीर के खोने का गम बहुत हद तक समाप्त कर दिया था। 19 साल की उम्र में रोहन की मां बनी। उसके बाद एक के बाद एक मोहित और रीमा का जन्म हुआ। सरला का आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी रहती थी। राजीव के माताजी और बाबूजी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कभी भी सरला को बहू होने का एहसास ही नहीं होने दिया। उन्होंने तीनों बच्चों को बड़े ही लाड प्यार से संभाला। इसी बीच सरला ने भी अपने पति की सहायता से अपनी पढ़ाई पूरी की। उनके बिजनेस में उनकी सहायता करने लगी। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए और बच्चे बड़े हो गए। रोहन ने अपनी पसंद से अकाउंटिंग को अपना कैरियर के रूप में चयन किया। तभी उसके लिए शोभा का रिश्ता आया। वो भी इसी करियर में आगे जाना चाहती थी। रोहन और शोभा के विचार मिल गए और उनका विवाह कर दिया गया। साल भर बाद रोहन और शोभा के घर एक नए मेहमान ईशान का आगमन हुआ। फिर घर से बच्चे की किलकारी के गूंजने लगा। सरला दोबारा व्यस्त हो गई, क्योंकि शोभा को पढ़ाई पूरी करने के लिए समय जो देना था। सरला ने ईशान की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शोभा को पढ़ने के लिए पूरा समय मिलने लगा। जब तक रोहन की जॉब मुंबई में लग गई और शोभा ने भी सीए कंप्लीट कर लिया था, दोनों ईशान के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गए। सरला की खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। ईशान के मुंबई शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद ही एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने पति राजीव, माता और पिता दोनों को खो दिया था। अचानक से घर के बड़ों का साया हटने से परिवार की नींव चरमरा गई, लेकिन सरला हिम्मत से डटी रही थी। उस समय मोहित 20 साल का था।
उसने अपने पिताजी से बिजनेस के गुण सीख रहा था, क्योंकि उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। पिता के देहांत के बाद पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधे पर आ गई थी। सरला की सहायता से उसने बिजनेस अच्छे से संभाल लिया था। तब सरला ने मोहित का विवाह उसकी पसंद की लड़की नैना से करवा दिया। तब तक रीमा आईआईटी में सेलेक्ट हो गई थी और उसे दिल्ली कॉलेज मिला था। वो वहां हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। मोहित और नैना अपने अपने काम पर चले जाते थे और सरला दिन भर घर में अकेली होती। जिंदगी की ये सांझ उन्हें बोझ की तरह लगती थी। इस उम्र में जब वो अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा चुकी है, उन्हें एक हम उम्र साथी की आवश्यकता थी, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। वो अकेलेपन की आंच में तिल तिल कर जल रही थी। कोई कंधा उसके पास नहीं था जिस पर सिर रखकर वो दुनिया के गम भूल जाए। कहने के लिए मोहित और नैना उसके साथ थे, लेकिन उनके पास बिल्कुल समय नहीं था। जब घर में होते तब भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। अकेले में उन्हें कभी राजीव की तो कभी सुधीर की यादें परेशान करती। कुछ समय बाद जब जिया का जन्म हुआ तो सरला को लगा कि उनका पुनः जन्म हुआ है। वो फिर से जिया के साथ अपना बचपन जीने लगी थी। अब जिंदगी बोझ नहीं लगती थी, लेकिन उन्हें यह एहसास भी सताता था कि जब जिया बड़ी हो जाएगी तो वो अभी स्कूल जाने लगेगी, तब वो एक बार फिर से अकेली हो जाएंगी। तभी बाहर से ईशान की आवाज आई कि दादी माँ, आप ठीक तो है ना। उस आवाज से सरला को वापस वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। उन्होंने अपना चेहरा धोया, क्योंकि उस पर पुरानी यादों के अश्क अपने निशान छोड़ गए थे। फिर वो कमरे से बाहर आई तो देखा कि शाम के 7 बज गए हैं। उनकी संध्या पूजा का समय हो गया है। वो पूजा करके पूजा कक्ष से बाहर निकली, तब तक मोहित और नैना भी आ गए। मोहित ने पूछा, माँ आप ठीक तो है ना। जिया की नैनी कह रही थी कि आप 2-3 घंटे तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। सरना जी ने कहा, सब ठीक है। वो हल्का सा सिर में दर्द हो रहा है। ईशान को लग रहा है कि कोई बात है। दादी माँ, सुधीर अंकल का पिक देखने के बाद से ही परेशान है। वो मोहित चाचू से तो बात शेयर नहीं कर सकता। वो मन ही मन में ठान लेता है कि वो बात अवश्य पता करके रहेगा। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं और रीमा बेंगलोर आ जाती है। रीमा ईशान को बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो इस घर का पहला बच्चा था जो उसके बचपन का साथी है। जब ईशान ने पहली बार अपनी तूतली सी भाषा में बुआ जी कहा था, तभी वो अपना दिल हार गई थी। वो अपने पिताजी के अलावा सिर्फ ईशान से सबसे करीब है। वो अपना हर राज ईशान से शेयर करती है और ईशान भी अपने दिल की बात रीमा को आसानी से बता सकता है। उसे ये सोचना नहीं पड़ता कि बात सही है या गलत। ईशान ने सुधीर अंकल के बारे में रीमा को बताया और रीमा को भी लगा कि सुधीर अंकल से जुड़ी कोई बात तो माँ को परेशान कर रही है। दोनों ने मिलकर उस बात का पता लगाने का ठान लिया। इसके लिए दोनों छवि से मिलने उसके घर जाते हैं। वो तीनों गार्डन में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि रीमा की नजर वो रिक्शा पर पड़ती है जो अभी हॉल गेट पर आकर रुकी। रिक्शा से जो उतरा उसे देखकर रीमा आश्चर्यचकित होकर बोली, ये यहाँ पर। छवि ने कहा, ये 3 दिन पहले भी आई थी। इन्हें मेरे पापा से मिलना है। उस समय पापा चाचा जी के यहाँ गए हुए थे, तो मैंने इन्हें आज बुलाया है। तुम इन आंटी को जानते हो क्या। ईशान ने कहा, ये हमारी दादी माँ है। छवि ने कहा, तुम्हारी दादी माँ। तब तक सरला रिक्शे वाले को पैसे देकर गेट की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर ईशान और रीमा झाड़ियों में छिपते हुए छवि से सरला के को अपने बारे में बताने से मना करते हैं। सरला ने पास आकर पूछा, हेलो बेटा, पापा आ गए क्या। छवि ने कहा, जी आंटी, आप बैठिए ना, पापा पास ही के मंदिर गए हैं, आते ही होंगे। और फिर छवि ने कहा, लो आ ही गए। सरला ने सुधीर को देखा और एक टक देखती ही रही। तब सुधीर ने कहा, अरे सरला जी आप यहाँ। सरला ने कहा, सरला जी नहीं, तुम्हारे बचपन की दोस्त सरला हूँ। सुधीर ने कहा, ठीक है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। सुधीर ने छवि से कहा, जाओ बेटा, आंटी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। छवि वहां से चली जाती है। वो बाहर रीमा और ईशान के पास आ जाती है। उसे अंदर जाना कब है ये वो अच्छी तरह जानती है। रीमा ने कहा, चलो इनकी बातें सुनते हैं। ईशान ने कहा, ये तो बैड मैनर है। रीमा ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन बिना बात सुने माँ की परेशानी का कारण कैसे पता चलेगा।
छवि ने कहा, कोई मुझे भी तो बताओ कि आखिर मामला क्या है। ईशान ने पूरी बात बताई। छवि ने कहा, ऐसा है तो फिर रीमा बुआ सही कह रही हैं, बात तो सुननी ही पड़ेगी। तीनों छुपकर उनकी बातें सुनते हैं। सुधीर ने पूछा, सरला तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में कि मैं यहाँ रहता हूँ। सरला ने कहा, सुधीर, भगवान ने हमें मिलाने के लिए छवि को जरिया बनाया है। छवि मेरे पोते ईशान की दोस्त है। सरला ने पूछा, तुम तो मंसूर में रहते थे, फिर बंगलोर कैसे आ गए? यहाँ आकर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सुधीर ने कहा, जब तुम्हारा विवाह राजीव से हो गया और तुम बेंगलोर आ गई तो मेरा मन भी वहां नहीं लगता था। मुझे हर जगह पर तुम ही दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने मंसूर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने बेंगलोर में एक कारखाने में सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए आवेदन किया और उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया था। वही आवेदन, वही काम करते हुए मैंने आगे की पढ़ाई पूरी की और एक कंपनी में अकाउंटेंट बन गया। थोड़ा रुककर दोबारा कहा, तुम एक इज्जतदार परिवार की बहू थी, मैं एक कारखाने का मजदूर, तुमसे मिलने कैसे आता? सरला ने कहा, उस परिवार की बहू में तुम्हारी कसम के कारण बनी थी, लेकिन राजीव और उनके परिवार ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि मैं उनकी हो गई थी। फिर भी साल में एक बार हमारे जन्मदिन के दिन न तुम जरूर याद आते थे। जब राजीव का देहांत हुआ उसके बाद तो हर रोज तुम्हारी यादें आकर मुझे बहुत दुखी करती थी। सुधीर ने कहा, जन्मदिन तो मुझे भी तुम्हारा रुलाता था, क्योंकि उस दिन तो तुम्हारा भी जन्मदिन आता है और तुम्हें विश नहीं कर सकता था। छवि ने कहा, ओह माय गॉड, इनका जन्मदिन भी एक ही दिन है। रीमा ने कहा, चुप छवि चुप, आगे की बात सुनो। सरला ने पूछा, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है और वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सुधीर ने कहा, मेरी पत्नी? और मैंने तो विवाह ही नहीं किया। सरला ने पूछा, क्यों? सुधीर ने कहा, मैं तुम्हें बुला ही नहीं सकता था। सरला ने पूछा, फिर छवि? सुधीर ने कहा, तुम्हें मेरी छोटी बहन सुमन याद है? छवि उसी की बेटी है। छवि के जन्म के समय सुमन का स्वर्गवास हो गया था और उसके परिवार वाले छवि को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। सरला ने कहा, ओहो, तुम मेरे बारे में नहीं पूछोगे? सुधीर ने कहा, तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम्हारे जीवन की हर सुखद और दुखद घटना से वाकिफ हूँ। सरला ने पूछा, कैसे? सुधीर ने कहा, मैंने तुम्हें राजीव जी को सौंप तो दिया था, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती थी, इसलिए मैंने राजीव से दोस्ती कर ली। मुझे उनकी हर घटना का पता चलता था। उनके देहांत के बाद से फेसबुक पर दोस्ती कर ली थी और उसके पोस्ट से पता चलता था। सरला ने कहा, इसका मतलब कि तुम पल पल मुझ पर निगरानी कर रहे थे? सुधीर ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बच्चों के घर आने का समय हो गया है। सुधीर ने उदास होते हुए पूछा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? सरला ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाती है। उनकी आंखों में आंसू उनके दुख को बयां करते। तीनों इस राज को जानकर हतप्रभ रह जाते। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दें और कैसे। कुछ देर चुप रहने के बाद रीमा और ईशान छवि को बाय करके अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। सरला जी रात में डिनर भी नहीं करती। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती हैं। आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात साबित होने वाली है। वो एक अजीब सी कशमकश में फंस गई। सुधीर की बातें सुनकर वो अपने आप को सुधीर का अपराधी महसूस कर रही हैं। उसके प्यार ने सुधीर की जिंदगी में वीरानियां भर दी। कई प्रश्न यक्ष प्रश्न की तरह उनके दिमाग में हथौड़े की तरह प्रहार कर रहे हैं। सुधीर का क्या अपराध था जो उसे आजन्म अकेलेपन की सजा मिली? क्या उसका अपराध यह था कि वो एहसान फरामोश न बन सका? क्या मेरा अपराध है कि मैंने उसकी कसम निभाई? अब आगे क्या करना चाहिए? सरला ही नहीं, रीमा और ईशान पर भी ये रात बहुत भारी रहती है। दोनों चाहकर भी नहीं सो पाते। उनके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। दादी माँ हमेशा ही परेशान और दुखी रहेंगी। कहीं वो इस कारण अवसाद में चली गई तो क्या होगा? सुधीर का हाल बेहाल हो गया। आज तक वो अपने प्यार से दूर थे तो अपने आप पर उनका नियंत्रण था, लेकिन सरला के इस तरह सामने आ जाने से उन्हें वो नियंत्रण छूटता दिखाई दे रहा है। अब उनका मन सरला को अपना बनाने के लिए व्याकुल हो रहा है। उनके सामने एक ही रास्ता है, वो ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। अब प्रश्न ये है कि कहाँ जाएं? छवि भी जागी रही है। वो अपने अतीत के बारे में जानकर बहुत दुखी है। साथ ही दुख इस बात का है कि उसके पापा, जिनसे वो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, उन्हें भगवान जी ने इतनी बड़ी सजा क्यों दी?
रात भर विचारों के मंथन के बाद सरला निर्णय लेती है कि ये मंथन उस समुद्र मंथन में भी दुष्कर है जो देवता और दानों ने किया था। इस प्रकार से रिश्तों और मर्यादों का मंथन आज से लगभग 35 साल पहले भी हुआ था। इसमें से निकलने वाला वो अमृत सरला को दिया था। सरला ने सुबह सुबह सुधीर को कॉल करके 1 बजे घर बुला लिया। उनके आने से पहले ही अपने परिवार के सदस्यों को एकत्रित करके और जो यहाँ नहीं थे उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़कर अपना निर्णय सुना दिया कि वो सुधीर जी से पुनः विवाह करेंगी। ये निर्णय सुनकर पूरा परिवार सत्ते में आ जाता है। सभी कुछ न कुछ पूछना या बोलना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कौन करेगा यही सोचकर सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। रोहन ने हिम्मत करके कहा, माँ आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है जो इस उम्र में और इतने भरे पूरे परिवार के होते हुए आप दूसरा विवाह करने की सोच रही हैं। सरला जी ने कहा, हाँ मेरा भरा पूरा परिवार है जिसकी वजह सुधीर है। वो इस दुनिया में अकेले जी रहे हैं, उनकी वजह तुम्हारी माँ यानी मैं हूँ। मोहित ने कहा, माँ आपको क्या कमी है? सरला जी ने कहा, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है जो तुम में से कोई भी नहीं दे सकता। सभी अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि उम्र की इस सांझ में मुझे एक हमदम चाहिए तो तुम में से कौन अपना घर परिवार छोड़कर मेरे साथ रहने को तैयार है? कोई नहीं। मोहित ने कहा, माँ हम सब तो हैं आपके साथ। सरला जी ने कहा, कब तक? तुम सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाते हो और बहू भी साथ ही जाती है। घर में मैं और जिया रह जाते हैं, वो भी कब तक? अगले साल से वो भी स्कूल जाने लगेगी। बहू शोभा जो अब तक चुपचाप बातें सुन रही थी उसने कहा, माँ आपने सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? हम अपने परिवार में क्या कहेंगे? अपने बच्चों की इज्जत के लिए आपको अपना निर्णय बदलना ही होगा। आप यहाँ विवाह नहीं कर सकती हैं। माँ क्या आपको पिताजी से प्यार नहीं था जो आप ऐसा निर्णय ले रही हैं? सरला ने कहा था, हाँ हमेशा रहेगा। बताओ, यदि तुम्हारे पिताजी मेरे जाने के बाद ऐसा निर्णय लेते तो क्या तुम उन्हें रोकते? रोहन की बोलती बंद हो जाती है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाहर हो जाता है। सरला ने रीमा की ओर देखते हुए कहा, तुझे कुछ नहीं कहना? रीमा ने कहा, माँ मैंने आपके निर्णय के साथ हूँ। मैं और ईशान दोनों यही चाहते हैं। कल हम भी छवि के घर पर ही थे। हम दोनों ने रात भर सोचने के बाद ये फैसला किया है कि हम किसी भी तरह आपको और सुधीर अंकल को मिलाकर रहेंगे। थोड़ी देर बाद सुधीर भी आ जाते हैं। सरला अपना निर्णय उन्हें सुना देती है। सुधीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो सरला जी ने उन्हें चुप करा दिया और कहा, 35 साल पहले जो निर्णय तुमने लिया था हमने अपनी जिंदगी उसके अनुसार गुजारी और अब आगे की जिंदगी अब हम इस निर्णय के अनुसार जिएंगे। सुधीर अपनी खुशी को नियंत्रित नहीं कर सके और उन्होंने आगे बढ़कर सरला जी को गले लगा लिया और कहा कि चलो हम अपनी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।